अगर आप मुंबई इंडियंस के मैचेस में किसी बैट्समैन को कैप्टन बनाते हो तो आपके जीतने के चांसेस 62% होंगे। वही अगर आप चेन्नई के होम ग्राउंड में किसी स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर को कैप्टन बनाते हो तो आपके जीतने के चांसेस 50% होंगे। अब ये मैं कोई तुक्के से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए मैंने सभी आईपीएल टीम्स के पिछले 2 साल के सारे मैचेस को एनालाइज करा है। उनके स्कोर के एनालिसिस, ड्रीम टीम के एनालिसिस, वेन्यू के एनालिसिस के बाद सभी टीम्स के लिए मैंने ग्रैंड लीग की विनिंग स्ट्रेटेजीज बनाई है, और ये सारी स्ट्रेटेजीज मैं खुद भी अपनी ग्रैंड लीग की टीम में यूज करने वाला हूँ। अगर आप भी इन स्ट्रेटेजीज का यूज करते हो तो इस आईपीएल में एक ना एक मैच में आपकी ग्रैंड लीग की रैंक बहुत ही अच्छी आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बहुत लोगों की फेवरेट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की। तो पिछले 2 आईपीएल की बात करें तो बेंगलोर की टीम का एक ही नारा रहा है, मारो और मारने दो, क्योंकि बेंगलोर के कई मैचेस हमको हाई स्कोरिंग देखने को मिले हैं। अब सीधा बात कर लेते हैं सबूत की, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं कोई बात बिना सबूत के नहीं करता हूँ। तो पिछले 2 आईपीएल मिलाकर बेंगलोर ने 30 मैच खेले और इन 30 मैच में 12 मैचेस ऐसे थे जिसमें दोनों टीम को मिलाकर 360 के ऊपर रन बने थे। मतलब 12 मैच ऐसे थे जिसमें काफी हाई स्कोर हमको देखने को मिला है। अब 360 से ज्यादा रन को मैंने हाई स्कोरिंग क्यों माना है, क्योंकि जनरली अगर एक इनिंग में स्कोर 180 से ज्यादा जाता है तो हम उसको ज्यादा स्कोर कंसिडर करते हैं। तो मान लो दोनों टीम का स्कोर 180 हो जाता है तो टोटल स्कोर हमको 360 का देखने को मिलता है। तो अगर दोनों इनिंग्स मिलाकर 360 रन से ज्यादा बन रहे हैं तो हम मान सकते हैं कि बैटिंग परफॉर्मेंस मैच में जोरदार रही होगी। अब हम देखते हैं कि इस चीज का यूज करके आरसीबी के मैचेस में विनिंग टीम कैसे बनानी है, पर उससे पहले एक बार इसका रीजन भी समझ लेते हैं। देखो, आरसीबी की बैटिंग लाइनअप स्ट्रॉन्ग है तो रन तो वो मार ही लेते हैं, लेकिन बॉलिंग लाइनअप उतनी ही वीक है तो रन्स भी वो उतने ही खाते हैं, इसलिए हमको हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलते हैं। अब ज्यादा रन्स लग रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी ग्रैंड लीग टीम पूरी बैट्समैन के फॉर्म में बना दें। हमको विकेट की संख्या पे भी गौर करना पड़ेगा। जब हम विकेट देखें तो आरसीबी के 30 मैचेस में 15 मैचेस ऐसे थे जिसमें 12 से ज्यादा विकेट हमको देखने को मिले हैं। मतलब लगभग 50% मैचेस में हमको ज्यादा विकेट भी देखने को मिले हैं। तो आरसीबी के मैचेस में सिर्फ रन ज्यादा नहीं लगते बल्कि विकेट भी ज्यादा गिरते हैं, इसलिए कई आरसीबी के मैचेस में आपको 5 से ज्यादा बॉलर्स ड्रीम टीम में दिखाई देंगे। वही अगर हम कैप्टन की बात करें तो पिछले आईपीएल के 14 मैचेस में 8 मैचेस आरसीबी के ऐसे थे जिसमें कोई बैट्समैन ड्रीम टीम का कैप्टन बना हो। मतलब अगर आप किसी बैट्समैन को आरसीबी के मैचेस में कैप्टन बनाते हो तो आपके जीतने के चांसेस 60% हो जाएंगे। अब इससे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि आरसीबी के मैचेस में क्या करना है, पर अब मैं आपको बताता हूँ वो टीम स्ट्रेटेजी जो आरसीबी के मैचेस में मैं ट्राई करने वाला हूँ। देखो, आरसीबी की हमेशा से एक आदत रही है कि कई बार ऐसा होता है कि इनका टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है और इसकी वजह से ये ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं बना पाते और सामने वाली टीम इस स्कोर को बड़े आसानी से चेस कर लेती है। वही इसका उल्टा भी हमको कई बार होते देखने को मिला है कि आरसीबी का टॉप ऑर्डर बहुत ज्यादा फॉर्म में होता है और बहुत कम विकेट के नुकसान पर ये स्कोर चेस कर लेते हैं। तो आरसीबी का टॉप ऑर्डर इनके लिए वरदान भी है और अभिशाप भी। और अगर हम सबूत की भी बात करें तो पिछले 2 आईपीएल में ऐसा 7 बार हो चुका है जब या तो इन्होंने स्कोर आसानी से चेस कर लिया हो या सामने वाली टीम ने आसानी से स्कोर चेस कर लिया हो। अब इस केस में हमको यूज करना है वीक टीम वर्सेस स्ट्रॉन्ग टीम वाली स्ट्रेटेजी। इसमें हम चेस करने वाली टीम के टॉप 2 या 3 बैट्समैन लेते हैं और उन्हीं टीम के 4 से 5 बॉलर लेते हैं, क्योंकि चेस करने वाली टीम के ज्यादा विकेट नहीं गिरने वाले, वही उनकी ही टीम के सारे बॉलर्स विकेट लेने वाले हैं। इस केस में ये स्ट्रेटेजी आपको इस टाइप के मैच में गारंटी के साथ ग्रैंड लीग में अच्छी रैंक दिलवा देगी। और मैं आरसीबी के पूरे 14 मैचेस में इसी स्ट्रेटेजी के साथ टीम बनाने वाला हूँ। अगर 2-3 बार भी ये चीज हो जाती है तो मेरी रैंक बहुत अच्छी आएगी। हाँ, बाकी मैचेस में मेरा लॉस होगा, लेकिन मेरा टारगेट है 1-2 मैचेस में अच्छी रैंक लाना। बाकी मैचेस में लॉस हो भी जाए तो भी चलेगा। तो अगर आप भी ये वाला माइंडसेट रखते हो तो ये स्ट्रेटेजी को ट्राई कर सकते हो। अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली कैपिटल्स एक ऐसी टीम है जो आर पार की लड़ाई लड़ने में विश्वास रखती है। कभी कभी ये टीम इतना जोरदार परफॉर्म करती है कि बाकी दूसरी टीम को काफी पीछे छोड़ देती है, या कभी कभी इतना बेकार परफॉर्मेंस देती है कि सारी दूसरी टीम इनको पीछे छोड़ देती है। अब फिर से बात कर लेते हैं सबूत पर। तो 2008 से लेकर 2023 तक दिल्ली की टीम ने 4 बार टॉप 2 में फिनिश करा, वही 6 बार इन्होंने बॉटम 2 में फिनिश करा। फॉर्म की अहमियत कितनी ज्यादा होती है ये आप दिल्ली की टीम से सीख सकते हो। ये अच्छे फॉर्म में हो तो किसी को भी हरा सकती है और पूरे फॉर्म में हो तो किसी से भी हार सकती है। अब बात करते हैं इसके बेसिस पर टीम बनाने की और मैं क्या स्ट्रेटेजी दिल्ली के लिए यूज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं दिल्ली के 2-3 मैच हो जाने का वेट करूंगा। मैं ये देखूंगा कि कौन सी दिल्ली इस सीजन खेलने आई है। अगर डीसी की टीम अच्छे फॉर्म में नजर आएगी तो मैं इनसे टक्कर नहीं लूंगा, पर अगर मान लो मुझे बेकार फॉर्म वाली डीसी की टीम दिखाई दी तो उस केस में फिर मैं बनाऊंगा दिल्ली के अगेंस्ट में टीम।
क्योंकि अगर हम पिछले आईपीएल को ही देखें तो ऐसे कई मैचेस थे जिसमें अपोजिट टीम ने कुछ अच्छा स्कोर बनाया और दिल्ली की टीम चेस करने में चोक कर गई। चोक करने में डीसी की टीम को आप आरसीबी का छोटा भाई मान सकते हो। जहां सामने वाली टीम ने थोड़ा ज्यादा स्कोर बनाया वहां कई बार इनके बल्लेबाज लाइन से आउट होते चले जाते हैं। और सबूत की बात करें तो पिछले आईपीएल के कई मैचेस इस बात का गवाह है। और पिछले आईपीएल तो क्या, आप 2008 से 2023 तक कई सीजन में दिल्ली की ये चीज देख सकते हो। ये इनकी पुरानी आदत है और इसी आदत का फायदा मैं इस बार उठाने वाला हूँ। बस कंडीशन ये है कि दिल्ली की टीम का फॉर्म खराब होना चाहिए और यही चीज ड्रीम 11 की ड्रीम टीम में भी होती दिखाई देती है। दिल्ली के 14 मैचेस में 5 मैच ऐसे थे जिसमें ड्रीम टीम में टीसी का एक या उससे कम बल्लेबाज टीम में था। वही 14 में से 9 मैच ऐसे थे जिसमें अपोजिशन टीम का कोई बॉलर कैप्टन या वाइस कैप्टन था। इसमें 6 मैचेस में अपोजिट टीम का कोई बॉलर ड्रीम टीम का कैप्टन था। वही 11 मैच ऐसे थे जिसमें अपोजिट टीम के 3 या उससे ज्यादा बॉलर आपको टीम में दिखाई देंगे। और इसका रीजन यही है कि दिल्ली के बैट्समैन कई बार बहुत तेजी से आउट होते हैं और ये 8-9 विकेट अपोजिट टीम को दे देते हैं। ऐसे में अपोजिट टीम के कई बॉलर आपको ड्रीम टीम में दिखाई देते हैं और कुछ उनमें से सीवीसी भी बनते हैं। तो मैं इस बार दिल्ली के मैचेस में यही करने वाला हूँ। मैं दिल्ली के कम बैट्समैन अपनी टीम में लेने वाला हूँ और अपोजिट टीम के 3 से 5 बॉलर टीम में लेने वाला हूँ। साथ ही मैं कैप्टन भी किसी अपोजिट टीम के बॉलर को ही बनाने वाला हूँ। और अगर दिल्ली की टीम 14 में से 5 में भी चोक कर जाती है तो किसी एक टीम में तो मेरी जोरदार रैंक आ ही जाएगी और बाकी मैचेस में लॉस भी होगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको क्या लगता है कौन सी दिल्ली इस आईपीएल सीजन में हमको देखने को मिलेगी, अच्छे फॉर्म वाली या बेकार फॉर्म वाली? ये चीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ये वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। अब बात कर लेते हैं मुंबई इंडियंस की। 4 बार की आईपीएल विनर मुंबई इंडियंस डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है और हार्दिक पांड्या के वापस आने से इनकी टीम अब और भी स्ट्रॉन्ग नजर आती है। तो उम्मीद है कि इस सीजन भी ये टीम जोरदार परफॉर्मेंस देगी। अब मुंबई इंडियंस के मैचेस की बात करें तो इनके मैचेस में आपको ज्यादा स्कोर बनता दिखेगा। सबूत के लिए अगर हम पिछले 2 आईपीएल मैचेस की बात करें तो 30 में से 13 मैचेस में दोनों इनिंग मिलाकर 360 से ज्यादा का स्कोर इनके मैचेस में देखने को मिला था। वही मात्र 4 मैचेस ऐसे थे जिसमें दोनों टीम मिलाकर 300 से कम का स्कोर गया था। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन इनका होम ग्राउंड भी है। वानखेड़े स्टेडियम अपने हाई स्कोरिंग मैचेस के लिए जाना जाता है और अगर आप यहाँ के लास्ट 5 मैचेस भी देखो तो इनमें 200 पार का स्कोर बनता हुआ दिखाई देता है। अब अगर हम ड्रीम टीम के कैप्टन की भी बात कर ले तो पिछले आईपीएल के 16 में से 10 मैचेस में कोई बैट्समैन ड्रीम टीम का कैप्टन हमको नजर आता है। तो मुंबई इंडियंस के मैचेस में मेरी स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल सी रहेगी कि कोई बैट्समैन को मैं कैप्टन करने वाला हूँ। हाँ, बात अलग है कि मैच किसी बिल्कुल ही बॉलिंग फ्रेंडली पिच पर हो गया तो मैं कुछ और स्ट्रेटेजी यूज करूंगा, लेकिन अगर वानखेड़े जैसी पिच पर मैच होता है तो बैट्समैन को ही कैप्टन लेकर जाऊंगा। अब बाकी टीम इस स्ट्रेटेजी के लिए मैं सामने वाली टीम भी देखूंगा क्योंकि हमको दोनों टीम को देखकर उस मैच की टीम स्ट्रेटेजी लगानी है। तो सामने वाली टीम कैसी है उसके बेसिस पर मैं इनके मैचेस में प्लेयर पिक करूंगा। अब आपने एक बात गौर करी हो कि मैंने सिर्फ पिछले 2 आईपीएल के मैचेस को ही एनालाइज करा है। ये इसलिए करा है क्योंकि उससे पहले सारी टीम के प्लेयर बिल्कुल अलग थे, इसलिए सिर्फ लास्ट 2 आईपीएल की ही टीम का एनालाइज करा है क्योंकि इन सीजन में टीम में वही प्लेयर खेले हैं जो इस सीजन में भी खेलने वाले हैं। अब बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की। सनराइजर्स हैदराबाद जनरली अपने स्ट्रॉन्ग बॉलिंग के लिए जानी जाती है और एक वक्त तो ऐसा था जब ये टीम कितने भी लो स्कोरिंग टोटल को डिफेंड कर लेती थी, लेकिन लास्ट 2 सीजन से हमको एसआरएच की टीम थोड़ी अलग दिखाई दी है और इनके मैचेस में लो स्कोरिंग इनकाउंटर कम ही देखने को मिले हैं। पिछले 2 आईपीएल के 28 मैचेस में मात्र 5 मैचेस ऐसे थे जिनमें दोनों इनिंग्स को मिलाकर 300 से कम का स्कोर गया हो। वही 11 मैचेस ऐसे थे जिसमें 360 से ज्यादा का स्कोर गया है और एक मैच में 12 से ज्यादा विकेट भी मात्र 11 मैचेस में ही गिरे हैं, जो एसआरएच के हिसाब से कम है। अब जनरली हम एसआरएच के बैटिंग यूनिट को इतना स्ट्रांग नहीं मानते थे, लेकिन पिछले आईपीएल में 4 मैचेस में इन्होंने 200 प्लस का स्कोर बनाया है, तो बैटिंग से भी इनकी टीम अब अच्छी परफॉर्मेंस देती है। अब एसआरएच के मैचेस में टीम बनाने की बात करें तो मैं इनके मैचेस में थोड़ी ज्यादा रिस्क लेने वाला हूं क्योंकि मुझे लगता है कि 3-4 मैचेस तो ऐसे होंगे जिनमें डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस देंगे क्योंकि इस बार इस टीम की बैटिंग भी स्ट्रांग है और बॉलिंग भी स्ट्रांग है। तो मैं इनके मैचेस में इनके 7-8 प्लेयर लूंगा और कैप्टन भी इन्हीं के प्लेयर को करूंगा। अब 3-4 मैच में भी इनका डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस आ जाता है तो मेरी रैंक बहुत ही अच्छी आएगी और हमेशा की तरह मैं बाकी मैचेस में लॉस के लिए तैयार हूं क्योंकि मैं ग्रैंड लीग जीतने के लिए खेलता हूं, पैसा वापस लाने के लिए नहीं। अब मैं ये स्ट्रेटेजी हर टीम के अगेंस्ट नहीं लगाऊंगा। अब मान लो सामने मुंबई और चेन्नई जैसी टीम के अगेंस्ट मैच होगा तो उनके मैचेस में एसआरएच के फेवर में टीम नहीं बनाऊंगा क्योंकि रिस्क लेनी है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है। अब एक्चुअल मैचेस में ये कैसा खेलते हैं ये बताना तो मुश्किल है क्योंकि लास्ट सीजन ये टीम पूरी तरह से पिटी थी, पर मेरी स्ट्रेटेजी तो यही रहने वाली है। आप भी एसआरएच पर अपनी टिप्पणी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब बात कर लेते हैं पंजाब किंग्स की। अपने 16 साल के आईपीएल इतिहास में पंजाब किंग मात्र 2 बार ही प्लेऑफ में पहुंची है और इनका विन रेट
विकेट भी काफी लो रहा है। मतलब आप इनको अभी तक आईपीएल की वर्स्ट परफॉर्मिंग टीम में कंसीडर कर सकते हो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम इनके अगेंस्ट में टीम बनाए, क्योंकि परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 2 सीजन में इनके प्लेयर्स ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस करा है और काफी बार इनके प्लेयर ड्रीम टीम के कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बने हैं। बस बात आ जाती है मैच को जिताने की काबिलियत में, जो गुजरात जैसी टीम में दिखाई देती है पर इनमें नहीं। अब अगर पिछले 2 आईपीएल की बात करें तो इनके 50% मैचेस ऐसे गए हैं जिसमें दोनों पारी मिलाकर 360 से ज्यादा का स्कोर गया है और मात्र 5 मैचेस ही ऐसे गए हैं जिसमें स्कोर 300 से कम गया है। तो इनके मैचेस में हम ज्यादा स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर चौंकाने वाली बात यह है कि इनके 50% मैचेस में दोनों पारी मिलाकर 12 से ज्यादा विकेट गिरे हैं। मतलब इनके मैचेस में स्कोर तो ज्यादा बनता ही है पर विकेट भी ज्यादा गिरते हैं और इसका असर आप इनके मैचेस की ड्रीम टीम में देख सकते हो। इनके आधे मैचेस में कोई बैट्समैन या बैटिंग ऑलराउंडर ड्रीम टीम का कैप्टन बना है, वही आधे मैचेस में कोई बॉलर या बॉलिंग ऑलराउंडर ड्रीम टीम का कैप्टन बना है। तो इनके मैचेस में आप एक ऐसी टीम स्ट्रेटेजी कर सकते हो जिसमें आप बैट्समैन के फॉर्म में टीम बनाओ पर कैप्टन वाइस कैप्टन बैट्समैन और बॉलर में रोटेट करो। किसी टीम में बैट्समैन को कैप्टन बनाओ, वही किसी टीम में बॉलर को। अब पंजाब के मैचेस में मैं क्या टीम स्ट्रेटेजी यूज करने वाला हूँ ये मैंने अभी तक डिसाइड नहीं करा है, पर जो भी मैं डिसाइड करूंगा वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे बता ही दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है। अब बात कर लेते हैं एक और पॉपुलर टीम और बहुत लोग की फेवरेट चेन्नई सुपर किंग्स की। मुंबई इंडियंस की तरह चेन्नई भी अपने डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है और एक कहावत जो इनके लिए बहुत फेमस है कि चेन्नई को चेन्नई में हराना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि चेपॉक पर इनका विन रेट 70% रहता है। और चेपॉक की और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर विकेट अच्छे खासे गिरते हैं और कई बार बॉलर ड्रीम टीम के कैप्टन बनते हैं। जैसे पिछले आईपीएल के 10 मैचेस में 6 मैचेस ऐसे गए थे जिसमें दोनों पारी को मिलाकर यहाँ 12 से ज्यादा विकेट गिरे थे। वही 10 में से 6 मैच ऐसे थे जिसमें कोई बॉलर कैप्टन था। तो चेपॉक पर अगर मैच हो रहा हो तो यहाँ आप किसी बॉलर को कैप्टन बना सकते हो और यहाँ स्पिनर को भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, जिससे वो ऑलराउंडर जो स्पिन गेंदबाजी करते हैं वो जोरदार परफॉर्मेंस दिखाई देते हैं। तो फिर से सबूत की बात कर रहे हैं तो चेन्नई ने पिछले साल यहाँ 8 मुकाबले खेले और इन 8 मुकाबलों में 5 मुकाबले ऐसे थे जिसमें 2 या उससे ज्यादा स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर ड्रीम टीम में दिखाई दिए हैं। वही 5 मैच ऐसे थे जिसमें कोई स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर कैप्टन या वाइस कैप्टन दिखाई दिया है, जिसमें 3 मैचेस में कोई स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर ही ड्रीम टीम का कैप्टन बना है। तो इससे आप इस ग्राउंड पर स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर की इंपॉर्टेंस समझ ही रहे होंगे और इसी वजह से आपको चेन्नई की टीम में जडेजा, मोइन अली, सैंटनर और रचित रविंद्र जैसे प्लेयर दिखेंगे जो बैटिंग के साथ साथ स्पिन बॉलिंग से भी परफॉर्म करते दिखते हैं और यही प्लेयर चेन्नई को इस ग्राउंड के बादशाह बनाते हैं। अब मेरी स्ट्रेटेजी चेपॉक पर होने वाले मैचेस में बड़ी क्लियर है। मैं 2 से 3 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर अपनी टीम में लेने वाला हूं और किसी स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर को कैप्टन करने वाला हूं। अब बाकी प्लेयर कैसे सिलेक्ट करना है ये तो उनके रिसेंट फॉर्म और स्टेट्स पर निर्भर करेगा, जो अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते। इसके लिए आपको हमारा उस दिन का मैच प्रेडिक्शन वीडियो देखना पड़ेगा। अब अगर 7 में से 3 मैच पे भी ये ऑलराउंडर जोरदार परफॉर्मेंस दे देते हैं तो मेरी रैंक बढ़िया आ जाएगी और हमेशा की तरह बाकी 4 मैचेस में मैं लॉस झेलने को रेडी हूं। अब चेन्नई के चेपॉक के बाहर जो मैचेस होंगे उसमें मैं अपोजिट टीम को ध्यान में रखकर टीम स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, क्योंकि चेन्नई का दूसरे ग्राउंड पर परफॉर्म करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। अब बात कर लेते हैं आईपीएल की इनफॉर्म टीम गुजरात टाइटंस की। 2022 में इन्होंने आईपीएल का डेब्यू करा और 2 बार लगातार आईपीएल फाइनल खेले, जिसमें एक में ये विनर भी बने। गुजरात की टीम अपने मैच विनर्स के लिए जानी जाती है, जिसमें हर प्लेयर अकेले दम पे मैच जिताने की काबिलियत रखता है। कई मैचेस हमने देखे हैं जिसमें गुजरात का कोई एक प्लेयर ऐसा निकल कर आता है जो या तो बहुत लंबी पारी खेल जाता है या 3-4 विकेट लेकर मैच जीता देता है और इसका असर आपको इनके मैचेस की ड्रीम टीम में भी देखने को मिलेगा। 17 मैचेस में 11 मैचेस ऐसे हुए हैं जिसमें इनकी टीम का ही कोई प्लेयर ड्रीम टीम का कैप्टन बना हो। तो अगर गुजरात का यही फॉर्म कंटिन्यू रहा और इनके मैच विनर ऐसा ही परफॉर्म करते रहे तो फिर से आप इनके मैचेस में इनके प्लेयर को कैप्टन अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। अब गुजरात के पिछले 2 आईपीएल में स्कोर की बात करें तो 33 में से मात्र 9 मैचेस में दोनों पारियों को मिलाकर स्कोर 360 के पार गया था, वही मात्र 7 पारियों में स्कोर 300 से कम गया था। तो इनके मैचेस में हमको बहुत ज्यादा या बहुत कम स्कोर देखने को नहीं मिलता है, आपको मॉडरेट स्कोर ही देखने को मिलेगा। तो इस वजह से बैलेंस टीम इनके मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है, जिसमें 3 से ज्यादा बैट्समैन हो, 3 से ज्यादा बॉलर हो और 1-2 ऑलराउंडर्स हो। अब मेरी स्ट्रेटेजी गुजरात के लिए भी फाइनल नहीं है, क्योंकि हार्दिक पांड्या के जाने के बाद मैं श्योर नहीं हूं कि इनकी टीम इस साल परफॉर्म कैसा करने वाली है। तो बेहतर यही है कि इनके कुछ मैचेस हो जाने का वेट करो और फिर ही कोई टीम स्ट्रेटेजी डिसाइड करो। आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताओ कि हार्दिक पांड्या के जाने के बाद गुजरात की टीम कैसा परफॉर्म करने वाली है। अगली टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसने जीटी की तरह ही 2022 में डेब्यू करा था और जिनका परफॉर्मेंस भी अभी तक काफी अच्छा रहा है और टीम दोनों ही बार प्लेऑफ में जगह बनाने में कामयाब
कामयाब रही है। इस टीम की अगर हम बात करें तो इनके मैचेस हमको काफी ज्यादा विकेट गिरते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम पिछले 30 मैचेस की बात करें तो 18 मैच ऐसे थे जिसमें दोनों टीम मिलाकर 12 से ज्यादा विकेट गिरे हो, और इसका एक बहुत बड़ा रीजन इनका होम ग्राउंड भी है। एकना क्रिकेट स्टेडियम में काफी मैचेस ऐसे हुए हैं जिसमें हमको लो स्कोरिंग इनकाउंटर देखने को मिले हैं। जैसे अगर हम पिछले 7 मैचेस की बात करें तो इसमें 5 मैचेस ऐसे थे जिसमें हमको कम स्कोर देखने को मिला था, और जब लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं तो वहाँ ऑलराउंडर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे केस में नीचे बैटिंग ऑर्डर वाले ऑलराउंडर्स की बैटिंग भी आ जाती है, जिससे वो बैटिंग से पॉइंट दे देते हैं, और एक दो बॉलिंग करने वाले ऑलराउंडर्स को कभी विकेट भी ले जाते हैं। इससे हमको काफी सारे ऑलराउंडर टीम में दिखाई देते हैं। अब सबूत की बात करें तो एलएसजी के पिछले आईपीएल के 15 में से 7 मैच ऐसे थे जिसमें कोई ऑलराउंडर टीम का कैप्टन था। तो एलएसजी के होम ग्राउंड के मैचेस में मैं ऑलराउंडर के फेवर में टीम बनाऊंगा जिसमें कोई ऑलराउंडर मेरी टीम का कैप्टन होगा। अब इनके होम ग्राउंड के बाहर के मैचेस के लिए कोई स्ट्रेटेजी मैंने नहीं सोची है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये टीम जिस भी टीम के अगेंस्ट मैच खेलेगी मैं उस टीम की स्ट्रेटेजी को यूज करूंगा। अब बात कर लेते हैं 2 बार के आईपीएल चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स की। केकेआर का होम ग्राउंड ईडन गार्डन इंडिया का ओल्डेस्ट और इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम है, और साथ ही साथ ये स्टेडियम हाई स्कोरिंग मैचेस के लिए भी जाना जाता है। तो अगर हम पिछले सीजन की बात कर ले तो 7 में से 3 मैचेस में यहाँ एक इनिंग में 200 से ज्यादा इसका स्कोर बना था। वही मात्र 2 मैचेस ऐसे थे जिसमें दोनों इनिंग्स मिलाकर 12 से ज्यादा विकेट गिरे हो, और इसका असर हमको इनके मैचेस की ड्रीम टीम में दिखाई देता है, क्योंकि पिछले आईपीएल के 7 में से 5 मैचेस में यहाँ ड्रीम टीम का कैप्टन कोई बैट्समैन था। तो ईडन गार्डन की पिक्चर बहुत क्लियर नजर आ रही है। यहाँ हमको बैट्समैन के फेवर में टीम बनानी है। अब बाकी प्लेयर टीम में कैसे पिक करने हैं ये तो उस मैच के प्लेयर के फॉर्म पर भी डिपेंड करेगा और अपोजिट टीम पर भी, पर जो भी मैच होगा आपको उसके सारे ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन हमारे प्रेडिक्शन वीडियोस के थ्रू मिल जाएंगे, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हमारी आखिरी टीम है राजस्थान रॉयल, जिन्होंने आईपीएल का फर्स्ट सीजन जीता था, पर उसके बाद इस टीम का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है और काफी कम बार ये टीम फॉर्म में नजर आई है, पर पिछले 2 सीजन इस टीम के अच्छे गए हैं और ऑन पेपर इनकी टीम काफी बैलेंस नजर आती है। अब जहां तक स्कोर की बात करें तो पिछले 2 आईपीएल में 31 मैचेस में 11 बार ऐसा हुआ है जब दोनों पारी मिलाकर स्कोर 360 से ऊपर गया है। वही मात्र 5 बार ऐसा हुआ है जब स्कोर 300 से कम गया है। अब जहां तक हम विकेट की बात करें तो 31 में से 15 बार ऐसा हुआ है जब दोनों इनिंग्स मिलाकर 12 से ज्यादा विकेट गिरे हो। एक चीज अगर आपने पिछले पूरे आईपीएल से नोटिस करी हो जो सभी टीम पर लागू होती है कि कई सारे हाई स्कोरिंग मैचेस हमको देखने को मिले हैं और साथ ही साथ विकेट भी ज्यादा गिरते हुए दिखाई दिए हैं। अब इसका एक रीजन हो सकता है इंपैक्ट प्लेयर रूल का आना। इंपैक्ट प्लेयर से टीम एक एक्स्ट्रा बैट्समैन और एक एक्स्ट्रा बॉलर को इनिंग में लेके आती है। अब बैटिंग में इसका फायदा ये है कि बाकी बैट्समैन पर रन बनाने का प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि उनको पता है कि बैटिंग लाइनअप लंबी है तो वो खुल के बैटिंग कर पाते हैं। वही एक एक्स्ट्रा बॉलर आने से एडवांटेज ये होता है कि कोई मेन बॉलर अगर अच्छा परफॉर्म नहीं देता है तो कैप्टन के पास इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर बॉलिंग का एक्स्ट्रा विकल्प होता है। इससे बॉलिंग में वेरिएशन बढ़ते हैं और विकेट के चांस बढ़ते हैं। तो इंपैक्ट प्लेयर रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित इस बार भी हो सकता है। अब फिर से अगर हम राजस्थान रॉयल्स पर आए तो अभी तक मुझे कोई स्ट्रेटेजी राजस्थान के लिए समझ नहीं आ रही है, ना ही इनके पिछले 2 सीजन के रिकॉर्ड या वेन्यू स्टेट से मैं कोई ट्रेंड निकाल पाया हूँ। पर अगर आपके पास राजस्थान रॉयल के मैचेस के लिए कोई स्ट्रेटेजी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब रेगुलर टीम के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वही हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे वीडियोस आगे भी आने वाली है।